बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम जंकू है। मैं आज आपको अपनी दर्दनाक बीती सुनाने जा रही हूँ, जो मुझे मौत के मुंह तक लेकर चली गई, मगर भगवान को वहाँ पर भी मुझ पर तरस नहीं आया। मैं कूड़े खत्ते में पड़ी रहने के बावजूद जिंदा थी। अब तो मेरा एक एक सांस बस मेरी मौत की बात गवाही दे रहा था। मैंने 16 साल अपने जीवन के पूरे किए थे और आज मैं अपनी लंबी दुआ कर रही थी। मैं काफ़ी अच्छे परिवार से तो नहीं थी। हर चीज़ पाने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता था, चाहे वो नए कपड़े हों या अच्छा खाना। पर फिर भी हम खुशी खुशी साथ रह रहे थे। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। हम परिवार में केवल 4 लोग थे, माँ, पापा और मेरा छोटा भाई। मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता था। मेरे कपड़ों को छोटा बनाकर पहन लेता था। हर कामों में मुझसे हिरस करता था, पर फिर भी मुझसे बहुत प्यार करता था। कहता था, दीदी आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। और मैं हंसकर कहती, आज तो मैं तेरा ध्यान रखती हूँ, पर मुझे एक न एक दिन ससुराल भी जाना है। वो कहता, मैं आपका रखवाला बनकर तुम्हारे ससुराल जाऊँगा। मैं इस बात पर ज़ोरों से हंस दिया करती थी। अगर मेरे भाई को पता होता कि मेरे जान पहचान वाले लोग ही मुझे ले जाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, तो वह कभी मुझे दूर ही न जाने देता। दरअसल मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसमें लड़के भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, मगर मैं किसी से ज़्यादा बातचीत और ना भाव देती थी, जिस कारण सब मुझसे दोस्ती करने के लिए उतारू रहते थे। उन्हीं में से एक ने मेरा विश्वास तोड़कर मुझे अगवा किया था। जब मैं अपने ट्यूशन से घर की तरफ चल पड़ी तो दोनों ने एक प्लान बनाया, एक मारने का नाटक करेगा तो एक बचाने का। उनमें से हरीश नाम का व्यक्ति ने मेरा बैग छीनकर भागने लगा और मैं भी उसका पीछा करने लगी। जिस तरफ हरीश भागा उसी तरफ नमन खड़ा था, तो उसने हरीश को टांग अड़ाकर गिरा दिया। हरीश के गिरते ही नमन ने उसका बैग उठाया और हरीश को भागने में उसकी मदद की और मेरा बैग मुझे वापस लाकर दे दिया। तभी से हम दोनों में दोस्ती चालू हो गई थी। उसने मेरी मदद की और क्लासमेट भी था मेरा, तो मैंने उसे थैंक यू मैं अपना नंबर दे दिया था। पर मुझे क्या पता था कि वो मेरा सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता था। नंबर मिलते ही उन दोनों ने एक सप्ताह बाद मुझे कॉल किया था, पर अनजान नंबर समझकर मैं उनका फ़ोन बार बार काट रही थी। फिर आखिरकार मैंने एक बार फ़ोन उठा लिया। उसने कहा, मैं नमन बात कर रहा हूँ। मगर मैं उस वक्त उससे गुस्सा थी, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में थे, मगर वो मुझसे सामने से अनदेखा कर दिया करता था, तो मैं उससे फ़ोन पर बात नहीं करना चाहती थी। जब उसने मुझसे सॉरी कहा तो मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। फिर हम दोनों में बातें धीरे धीरे चालू हो गई। उस वक्त जो मेरे अंदर हार्मोन्स बदल रहे थे, उसने मुझे नमन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं उससे अब शायद प्यार करने लगी थी। वो मेरे लिए स्कूल में सब लोगों से लड़ता था, मेरे काफ़ी ध्यान रखता था। मुझे उसकी प्रोटेक्शन अच्छी लगने लगी थी, जिस वजह से मेरा पढ़ाई में से ध्यान भी हट गया था और मैं उसकी बातें मानने लगी थी। उसने पूरी तरह से मुझ पर अपना काबू पा लिया था। फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। नमन ने मुझे अपने साथ पढ़ाई के लिए बुलाया अपने दोस्त के घर पर और कहा, मुझसे किसी को भी घर पर बताना मत। अगर तुम किसी लड़के के बारे में बताओगी कि लड़के के यहाँ पे पढ़ने जा रही हो, तो तुम्हारे घर वाले साफ साफ मना कर देंगे। मैं उसके प्यार में अंधी। वो जैसा जैसा बोलता रहा, मैं बिल्कुल वैसा वैसा करती रही। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और नमन के साथ चली गई। वो मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ पर लेकर चला गया। वहाँ पर वही चोर मुझे दिखा जिसने मेरा बैग चुराया था। वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक गुंडा, और उसने कई बार लड़कियों को अगवा करके उनका रेप भी किया था। नमन उसका साथी था, तो नमन भी उनके जैसा ही बन गया था। उसने मुझे जैसे ही देखा तो एक तहखाने में लेकर दोनों चले गए और मुझे जंजीर से बांध दिया। नमन और वह भी मेरा रेप करने लगा। दिन भर में पता नहीं वह कितनी बार मेरे साथ गलत काम करते थे। एक बार मैंने
मेरे घर से फ़ोन भी आया क्योंकि मेरी कोई खबर नहीं थी, तो इस वजह से मेरे पापा मम्मी ने पुलिस को खबर कर दी, पर उन्होंने मेरे परिवार को मारने की धमकी देकर मुझसे झूठ बुलवा दिया। यही कि मैं अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग गई हूँ और अब कभी भी घर वापस नहीं आऊँगी। तभी वहाँ से भी फ़ोन कट गया। वह ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। वह बिल्कुल राक्षस बन गए थे। बाहर से आदमियों को बुलाकर उनसे पैसे लेकर मेरा रेप करवाते थे। कम से कम 100 लोगों ने मेरे साथ रेप किया था। वो ना तो कुछ खाने को देते और ना मुझे मौत दे रहे थे। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे थे। कुछ ना खाने की वजह से मेरा बदन सूखता जा रहा था। शरीर में बदबू भी आने लगी थी, मगर उन्हें मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आया। कहीं से भी हार मिलती तो वह दोनों मुझ पर उसकी खुंदक निकालते थे। मुझे बीड़ी से जलाते और मेरे प्राइवेट पार्ट में कुछ ना कुछ डालते रहते थे। बिल्कुल दरिंदे बन गए थे। उन्हें ऊपर वाले का भी खौफ नहीं था। मुझे पूरे 20 दिन यहाँ पर हो गए थे। अब तो बस मैं मौत का इंतज़ार कर रही थी और उन हसीन पलों को याद करती थी जिन्हें मैंने अपने परिवार वालों के साथ बिताए थे। वो अगर आज मुझे इस हालत में देखते तो यही कहते, भगवान तुझे उठा ले। जहाँ मैं इतनी खूबसूरत थी, आज मुझसे हड्डियों का ढांचा बचा था। जहाँ मैं अपनी लंबी उम्र की दुआ कर रही थी, अब बस किसी तरह से मौत का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो पल भी आ गया। हरीश एक दिन जुए में पूरी तरीके से हार गया था, जिसकी खुंदक वो मुझ पर निकालने लगा। वो मुझे बेल्टों और लात घूंसों से मार रहा था, जिसका परिणाम यूँ हुआ कि मेरी सांसें रुक गई थी और वह पूरी तरह से डर गया। पुलिस के ना पकड़े जाने के डर से उन्होंने मुझे मरी हुई समझकर एक खत्ते के ढेर में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। भगवान शायद अब भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था। ऊपर से एक गिरी बूंद ने मेरी सांसें मुझे वापस लौटा दी थी और मैंने अपने आप को एक कूड़े के ढेर में पाया। शायद अभी मेरी सांसें बाकी थी। मैं तभी वहाँ पर बेहोश हो गई और खुद को एक हॉस्पिटल में पड़ा पाया, जहाँ मेरे चारों तरफ भीड़ भाड़ थी, पर मुझे अभी भी उन दोनों के चेहरे नज़र आ रहे थे, मुझ पर हंसते हुए। मैं पूरी तरह से हॉस्पिटल में चीखने चिल्लाने लगी। मेरे 2 महीने तक हॉस्पिटल में अकेली पड़ी रही। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप पर काबू पाया। फिर पुलिस को हरीश और नमन के किए गंदे कामों का चिट्ठा खोला। डॉक्टर भी हैरान थे। मेरे साथ ऐसी दर्दनाक हादसे के बावजूद भी मैं जिंदा थी। तभी मैंने अपने घर वालों का पता बताया। मेरी माँ मुझे देखते ही रोने लगी। उन्हें कहा पता था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में थी, मगर उन्हें मेरी ज़िंदा होने की बहुत खुशी थी। वो तो बस मेरा चेहरा देखकर ही खुश हो रही थी, पर मुझे अभी उन दोनों को सज़ा दिलवानी थी। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया था, पर नाबालिग की वजह से 6 महीनों में ही वह छूट गए थे। अब मेरा एक ही मकसद था, किसी और के साथ वो दोनों अब ये सब ना कर पाए। इसलिए मैंने आईएएस बनने का जुनून पाल लिया था और उन दोनों को कड़ी से कड़ी निगरानी रखवाई। और अब मैं 4 साल बाद आईएएस बन गई थी और उनका नाबालिगपन भी पूरा हो गया था। उन्हें किसी भी जुर्म से अंदर करवाकर मैंने उनके साथ वो किया जो उन्होंने मेरे साथ किया था। चुन चुन कर हर चीज़ का एक बदला लिया। आज वो दोनों इस दुनिया में तो नहीं हैं, मगर उन दोनों ने जो मेरे साथ किया, मैं आज भी अकेले में सो नहीं पाती हूँ। उनका वो खौफनाक मंजर आज भी मुझे डरा देता है। क्या लड़की होना एक पाप होता है और उसकी सज़ा इतनी खौफनाक होती है? उन्होंने जो कुछ भी सहा, उसके आगे तो कुछ भी नहीं था जो उन्होंने मेरे साथ किया था, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। वनिता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।